मास्लो ने क्या थ्योरी दी है मोटिवेशन को लेकर के, वो हम डिस्कस करते हैं। अजम्पशंस ऑफ मास्लो थ्योरी। तो देखो, इन्होंने ना एक प्रोसेस बताया है, मास्लो ने एक प्रोसेस बताया है, 5 स्टेप बताए हैं किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। वो 5 स्टेप वो कह रहे हैं, इन्हीं 5 स्टेप को बोला गया है मास्लो नीड हायरार्की। मतलब नीड के हिसाब से मास्लो ने बोला है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो। अब वो नीड क्या है, देखो किसी भी एम्प्लॉय की 5 नीड उन्होंने बोली है, हर एम्प्लॉय की 5 नीड्स होती हैं। वो कौन सी नीड है, देखो सबसे पहले है बेसिक नीड, फिर है सेफ्टी नीड्स, फिर है सोशल नीड्स, फिर है एस्टीम नीड्स, और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बेसिक नीड किससे रिलेटेड है, रोटी, कपड़ा, मकान। एम्प्लॉय को कम से कम इतने पैसे दो ताकि वो अपनी बेसिक लाइफ को जी सके, ये उसकी नीड है। तो मास्लो कहते हैं उसकी नीड को पकड़ो आप। एक बेसिक लेवल के एम्प्लॉय को जिसको तनख्वाह ही आप नहीं दे पा रहे ढंग से, उसे अगर आप कंपनी में कार दोगे, समझ रहे हो, आप घर दोगे, बंगला दोगे, तो उसके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। उसको पहले क्या ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद मास्लो कहते हैं दूसरी नीड होती है सेफ्टी नीड्स। कौन सी होती है, सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब है जो हमारे पास है वो सेफ रहे। और वो सेफ क्या रहे, हमारी जॉब सिक्योर रहे, हमारी सैलरी स्टेबल रहे, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, ये है सेफ्टी नीड्स। फिर मास्लो कहते हैं अगले लेवल की नीड्स हाँ, मास्लो की यही थ्योरी है। बेसिक नीड्स को साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं। तो हमने 5 नीड कौन सी पढ़ी, बेसिक, बेसिक नीड्स को और क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स। दूसरी नीड कौन सी पढ़ी हमने, बताओ, सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या क्या आया, जॉब सिक्योरिटी आया, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आया। तीसरी नीड हमने कौन सी पढ़ी, सोशल नीड, जिसमें क्या आया, रिलेशनशिप आया, समझ रहे हो। एस्टीम नीड हमने पढ़ी, इसमें क्या आया, जॉब टाइटल आया, रिकॉग्निशन आया। फिर 5वां हमने क्या पढ़ा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या आया कि जो एम्प्लॉय चाहता था वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्लियर है आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसेंटिव टॉपिक। देखो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको कंपनी जो है बेसिक सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, ताकि आपको आपके काम के एफर्ट्स का, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप कर रहे हो उसका इंसेंटिव मिल सके, उसका आपको रिवॉर्ड मिल सके। तो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी आपको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, रेमुनरेशन की टर्म में या नॉन रेमुनरेशन की टर्म में कोई बेनिफिट देती है, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, इंसेंटिव, राइट। अब इंसेंटिव में भी व्हाट, इंसेंटिव में भी मॉनेटरी टर्म और नॉन मॉनेटरी टर्म। इंसेंटिव आपको मनी फॉर्म में भी दिया जा सकता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी दिया सकता है। तो वो क्या है वही हम डिस्कस करेंगे अब, राइट। तो पहले देखते हैं हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। उसमें डायग्राम देखिए आप। फाइनेंशियल इंसेंटिव में सभी चीज़ें क्या है, रिलेटेड टू मनी है, आपको पैसे की फॉर्म में कोई चीज़ें मिल रही हैं, राइट। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट्स पेबल टू एम्प्लॉय विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। जिसको पैसे की टर्म में आप नाप तोल कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, इसका मैंने शॉर्टकट में आपको देखो वहाँ पे डार्क करके लिखा हुआ है आपके नोट्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, करें स्टार्ट इसको। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, सबसे पहले क्या है देखिए, पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस, या तो कंपनी आपको आपकी सैलरी के अलावा क्या देगी, एचआरए देगी, डीए देगी, समझ रहे हो, सीए देगी, कंपनसेटरी अलाउंसेस। कंपनसेटरी अलाउंसेस, कभी आप कोई खर्चा कर देते हो तो वो खर्चा फिर कंपनी आपको रिम्बर्समेंट कर देगी, समझ रहे हो। तो एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, सपोज आप रेंट प्रेमाइस में रहते हो, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस। आप किसी कंपनी में काम करते हो और कंपनी को पता चलता है कि यू आर लिविंग इन अ वेरी बहुत बहुत दूर से आप आ रहे हो और आपको रेंट पे करना पड़ता है, तो कंपनी ऐसा हो सकता है कि आपको वो क्या दे दे, आपके हाउस रेंट कर दे दे, ठीक है। सीसीए भी मिलता है। सीसीए क्या होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी दे सकती है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। आप ऐसा नहीं सोचो कि सभी कंपनियां ये पे एंड अलाउंसेस देती हैं, हम तो पढ़ रहे हैं कि ओवरऑल कितने अलाउंसेस है, ठीक है।
तो ये हो गया, आपको अलाउंसेस मिल जाएंगे। दूसरा, आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा। सबसे अच्छा अलाउंसेस यही है। जैसे आपको देखा होगा कि आमिर खान, शाहरुख खान, ये लोग कैसे लेते हैं मूवी का पैसा, पता है आपको? मूवी का फिक्स प्राइस भी लेते हैं, प्लस क्या बोलते हैं कि जितनी मूवी कमाई करेगी उसका हम 2%, 5%, 10% भी लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, इंसेंटिव कहलाता है। उसके बाद बोनस मिलेगा आपको। बोनस कब मिलता है? जब आपको कोई टारगेट कंपनी देती है और उससे ज़्यादा आप अचीव कर लेते हो, तो कंपनी क्या देती है आपको? बोनस देती है, राइट। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जब आप रिटायर हो जाओगे कंपनी में, तो कंपनी क्या करती है? आपको पेंशन ग्रेचुटी के नाम पे अमाउंट पे करेगी। अब ये पेंशन ग्रेचुटी क्या होती है? पेंशन महीने महीने मिलती है आपको रिटायर होने के बाद। ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, 8-10 लाख, डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। तो रिटायरमेंट के टाइम में जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके तरीके हो सकते हैं पेंशन या ग्रेचुटी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक डेट स्पेसिफाई किया है, मुझे अभी डेट याद नहीं आ रही है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं उनको पेंशन बंद कर दी गई है। गवर्नमेंट को जो है ना पेंशन से बड़ा नुकसान हो रहा था, तो अब जो है एक डेट स्पेसिफाई करी गई है, उसके बाद जो ज्वाइनर्स हैं गवर्नमेंट के, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, राइट। परक्विजिट्स देती है कंपनी। परक्विजिट्स क्या होता है? पैसा ना देके पैसे की फॉर्म में आपको हम कोई सुविधा दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको कंपनी ने कार दे दिया, आप दूर से आते हो, आपका पे करना पड़ता है, रेंट फेयर पे करना पड़ता है, तो कंपनी ने आपको कार दे दिया। कंपनी ने आपको मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया। कंपनी ने आपको घर दे दिया, समझ रहे हो? तो ये सब सुविधाएं भी कंपनी देती है। जैसे आपको पता होगा दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टाफ को, जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ है, उनको पता है घर दिया जाता है, ठीक है? तो वहीं उनका रेजिडेंस भी वही होता है। ऐसी इंडियन रेलवे में भी लोगों को हाउस प्रोवाइड किया जाता है। और जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस, उनको भी क्या मिलता है पता है ना आपको? उनका अपना घर प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। वो सैलरी के अलावा सैलरी तो आपकी है ही है। दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द इंसेंटिव, दीज आर अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। सैलरी तो फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है? आपको कंपनी का शेयर दे देंगे हम। कंपनी का शेयर देने से क्या फ़ायदा होता है? सपोज़ करो रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी कह रही है कि अगर हम वर्कर को आज हम कोई शेयर दे दें जिसका शेयर प्राइस 10 रुपये है, और उसको 5 साल हम बोलेंगे कि 5 साल कंपनी में काम करो, 5 साल तक आपको कंपनी में रहना पड़ेगा उस शेयर को खरीदने के लिए। आपने शेयर ले लिया, अब 5 साल बाद मान लो वही शेयर 100 रुपये का हो गया, समझ रहे हो? 200 रुपये का हो गया, तो फ़ायदा हो गया ना आपको। तो इस फ़ायदे को हम क्या नाम दे रहे हैं? स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। तो स्टॉक ऑप्शन मतलब ब्रैकेट में मैंने लिखा है शेयर ऑफ कंपनी एट नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल का मतलब है बहुत कम से कम रुपए में कंपनी का क्या मिल रहा है आपको? शेयर मिल रहा है। तो यस, तो दीज आर द फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय। आगे हम लोग बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? देखिए, अब आपको जो कंपनी इंसेंटिव दे रही है वो कौन सा दे रही है? अपार्ट फ्रॉम मनी। आपको मैं पैसे नहीं दूंगा, या पैसे के जितना आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो आपको साइकोलॉजिकली आपको सेटिस्फाई करेगी। तो मीनिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। मीनिंग क्या कहती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की? मीनिंग कहती है इंसेंटिव विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा इंसेंटिव जिसको पैसे की टर्म में आप नहीं मेजर कर सकते, बट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉय। ये कौन से बेनिफिट्स हो गए आपके? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो देखते हैं इसके वन बाय वन। इसका मैंने कोड बनाया हुआ है और ये एग्जाम में आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। इसका मैंने कोड बनाया है सी रोज। सी रोज कैसे याद रहेगा? किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए पैसे मत ना दे करके उसको क्या दे दो? रोज दे दो। क्या दे दो? रोज दे दो। रोज भी कौन सा देना है? सी रोज देना है, समझ गए? ऐसे याद रखेंगे। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए अगर पैसे ना हो तो क्या दे दो? रोज दे दो। रोज भी कौन सा? सी रोज। अब इस सी रोज कोड को आप ब्रेक करो। सी फॉर करियर एडवांसमेंट, आर फॉर रिकॉग्निशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट 7th, एस फॉर स्टेटस 2nd, ई फॉर 2 हैं देखो, 5वां और 6ठा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब कुछ पॉइंट और बच गए हैं, वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे पास कोड में 5 आंसर तो हमें याद हो गए। एक बार दोबारा देखते हैं। सी फॉर पहला 4th पॉइंट है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। आर फॉर देखो कौन सा पॉइंट है बताओ?
थर्ड रिकॉग्निशन। ओ फॉर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। एस फॉर क्या है, स्टेटस। ई से दो हैं, कौन सा है, फिफ्थ और सिक्स्थ, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। चलें अब वन बाय वन डिटेल से करें। चलो सबसे पहले हम कोड से बाहर चलेंगे, अब सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी बोल रहा है। अब आप खुद बताओ, अगर आपको मैं अच्छी खासी सैलरी तो दूं, लेकिन आपके माइंड में फियर ऑफ जॉब हो, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब हो, तो क्या आप सिक्योर फील करोगे कंपनी में? तो कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देना कि उसको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिनेरियो में उसकी जॉब नहीं जाएगी, ये भी एक इंसेंटिव है। इसे हम कौन से इंसेंटिव में कवर करेंगे बताओ? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ incentive where company is providing you security that you are not going to lose your job in future. फर्स्ट जॉब सिक्योरिटी क्लियर है। स्टेटस, अगर आप कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, तो कल के दिन आप रेज्यूमे में अपने बायोडाटा में लिख नहीं पाओगे कि आप किस पोस्ट पे काम करते हो। तो कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? स्टेटस। जैसे सपोज करो आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको दिया जाए सीईओ का पोजीशन, सीएफओ का पोजीशन, समझ रहे हो, जनरल मैनेजर की पोजीशन, तो आपका सीवी जो है करिकुलम बेटा है, उसमें आपको एक पोजीशन मिल गई, तो आप किसी अच्छी कंपनी में स्विच करोगे तो वो वैल्यूएबल है, समझ गया? तो स्टेटस देना भी एक इंसेंटिव। उसके बाद रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कोई भी अच्छे काम करने के लिए आपको अप्रिशिएट करना। जैसे सपोज करो वंश, व्हेन वंश इज रेगुलरली अटेंडिंग माय क्लासेस, ही इज ऑन टाइम, ही ऑलरेडी आस्क डाउट्स, समझ रहे हो, तो मैं उसको क्लास में क्या कर सकता हूँ ताकि इसको मोटिवेशन हो? पैसे तो दे नहीं सकता, तो नॉन फाइनेंशियली मैं क्या करता हूँ? अप्रिशिएट कर सकता हूँ। जैसे कल रिजल्ट आया, परसों रिजल्ट आया, तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, वेबसाइट पे लगाया, तो बच्चे को मैंने क्या दिया बताओ? रिकॉग्निशन दिया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया, समझ रहे हो? ये भी मोटिवेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंडिया के रिलायंस है, विप्रो है, ये कंपनी जब आपको हायर कर लेगी आपके कॉलेज से, तो कंपनी आपको हायर स्टडी के लिए प्रमोट करेगी। जैसे आप एमबीए कर सकते हो, कंपनी पैसा उठाएगी। आप फॉरेन कोर्सेज कर सकते हो, सीमा, सीएफए, कंपनी पैसा उठाएगी। तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, हमने पढ़ा था स्टाफिंग चैप्टर में, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब। तो ये सब चीज़ें क्या है बताओ? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद फिफ्थ देखिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में कंपनी क्या कर रही है आप बताइए? एम्प्लॉय आपको चाहती है कि कंपनी के हर डिसीजन में आप बैठो। आप कंपनी क्या चाहती है? जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें कंपनी चाहती है सब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेवल का एम्प्लॉय भी अपनी क्या बताए, राय रखे, ताकि हो सकता है कोई बेस्ट डिसीजन निकल के आए। सिक्स्थ है हमारे पास एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है ऑटोनॉमी, काम करने का फ्रीडम देना, समझ रहे हो? काम करने का फ्रीडम मतलब प्रेशराइज नहीं करना। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं लीडरशिप, तो उसमें ऑटोनॉमी आएगी डिटेल से। तो ऑटोनॉमी का मतलब एम्प्लॉय पार्टिसिपेट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब एम्प्लॉय शुड नॉट फील क्या, बर्डन दैट एवरी डिसीजन दैट आई हैव टू टेक हैव टू आस्क फ्रॉम माय सुपीरियर, उसको ऐसा फील ना हो। क्लियर? सेवेंथ पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब है एक अच्छी कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या देती है बताओ? सिंपल रूल बनाती है ताकि फॉलो हो सके, सिंपल पॉलिसी बनाती है ताकि फॉलो हो सके, अच्छा एटमॉस्फेयर देती है, समझ रहे हो, आपको फैसिलिटीज़ देती है, आपको ऐसी फैसिलिटी, गूगल कंपनी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को देती है कि वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, वहाँ स्टे कर सकते हैं, वहाँ गार्डन बना रखा है, वो पिकनिक पे ले जाते हैं, वहाँ पे अपने आप कुछ स्टफ़ भी रख सकते हैं, टाइम एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंपनी देती है। तो ये क्लाइमेट है, माहौल ऐसा बनाना ताकि बर्डन फील ना हो। क्लियर? उसके बाद लास्ट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है चांसेस ऑफ प्रमोशन। अगर किसी कंपनी में आप ज्वाइन कर गए हो और आपको पता है कि इसमें प्रमोशन नहीं होता, जिस पोस्ट पे आपने ज्वाइन किया उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आप उसमें कभी भी काम नहीं करना चाहोगे। तो एनरिचमेंट मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग हायर प्रमोशन इन फ्यूचर। तो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कोड इसका क्या पढ़ा था हमने बताओ? सी रोज। सी को दोबारा सी रोज को दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या सी रोज हो गया? सी फॉर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आर फॉर रिकॉग्निशन, ओ फॉर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, एस फॉर स्टेटस, ई फॉर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या कहता है ये टॉपिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव?
देखो मीनिंग देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में मिलता है और इसको आप मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो, राइट। ये हो गया फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या है, इसको आप नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, आप मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, और ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी करेगी। कौन सी नीड पूरी करेगी, साइकोलॉजिकल। आपको फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं करेगी, उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव ही मांगना पड़ेगा। आगे लेवल ऑफ एम्प्लॉय देखो, आप अभी जो बार बार आप पूछ रहे थे लेवल ऑफ एम्प्लॉय, अब फाइनेंशियल इंसेंटिव किसको मिलता होगा बताओ, पैसे की लालच किसे होती है, सुटेबल फॉर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय। समझ रहे हो, जो एम्प्लॉय लोअर लेवल पे है उसकी तनख्वाह कम होगी, तो उसको मोटिवेट कैसे करोगे, पैसे दे करके। तो मॉनेटरी बेनिफिट किसके लिए सुटेबल है, लोअर लेवल। लेकिन जिस एम्प्लॉय की सैलरी ऑलरेडी अच्छी खासी है उसे क्या देना पड़ेगा, मोस्ट सुटेबल फॉर हायर लेवल। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं हम लोग हायर लेवल के एम्प्लॉय को देते हैं। जैसे मान के चलो, अब मान लो सुंदर पिचाई है, गूगल कंपनी को संभाल रहा है, तो उसको आप और कितने पैसे दोगे, उसके पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उसको हमें क्या देना पड़ेगा ताकि कंपनी ना छोड़े, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्लियर। कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है, कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है, और लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव से पूरी होती है आपकी बेसिक और साइकोलॉजिकल, ये वर्ड्स याद है, मास्लो, मास्लो की बातें थी। तो नीड कौन सेटिस्फाई हुई, बेसिक सेटिस्फाई हुई और साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई हुई, कौन से, फाइनेंशियल देने के बाद। नॉन फाइनेंशियल में कौन सी पूरी हुई, सोशल, सेफ्टी और एस्टीम नीड्स पूरी हुई। ये नीड आपको याद करनी है कहाँ से, मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में सेफ्टी नीड पूरी हुई, साइकोलॉजिकल, और इसमें कौन सी पूरी हुई, सोशल और एस्टीम नीड्स। ये हमने देख लिया डिफरेंस ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। लीडरशिप, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया लीडरशिप। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स में हमने कौन कौन से एलिमेंट देख लिए, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट से हम लोगों ने पढ़ लिया सुपरविजन के बारे में और मोटिवेशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, देखिए, लीडरशिप इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यही मीनिंग है, क्लियर है बिल्कुल। दोबारा देखो, ये किस चीज़ का प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। एम एस धोनी कंपनी, एम एस धोनी टीम इंडिया का कौन है बताओ, लीडर है। उसका काम क्या है, अपने टीम लीडर्स, अपने प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करना, किस लिए, काम करने के लिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और उसका गोल क्या है, हर मैच को जीतना। समझ गए, बोलो। इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल। नेक्स्ट मीनिंग क्या लिखी है, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू। जो लीडर चाहता है वो आप कैसे करोगे, जब आपका लीडर कैसा होगा, इन्फ्लुएंसर होगा। समझ गए। अभी हम पढ़ेंगे लीडरशिप की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तो लीडरशिप बढ़िया कब मानी जाएगी, जो लीडर चाहता है उस काम को आप करो। क्लियर। अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको लाइफ में भी याद रखने हैं, एग्जाम में भी याद रखने हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, धीरू भाई अंबानी कंपनी ने किसको चलाया, रिलायंस को चलाया, बेस्ट लीडर माने जाएंगे। नारायण मूर्ति ने किसको चलाया, इन्फोसिस को चलाया। जे आर डी टाटा ने किसको चलाया, रतन टाटा ने चलाया। समझ रहे, धोनी ने किसको चलाया, टीम इंडिया को चलाया। ये एग्जाम्पल हैं एक बेस्ट लीडर के जिन्होंने इस देश दुनिया को चलाया है और दुनिया इनका लोहा मानती है। दैट इज़ वाई लीडरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ कंपनी और अ कंट्री। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लीडरशिप की स्टाइल, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो पहली स्टाइल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। करें स्टार्ट। ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप भी इसको बोलते हैं। करें स्टार्ट। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पहली है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पिक्चर देखो आप कैसी है। पिक्चर में ऐसा देख के लग रहा है कि जो लीडर बोल रहा है, जो अनाउंस कर रहा है, सारे उसके सबऑर्डिनेट्स सिर झुका के वही फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे कि सर आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब लीडर कैसा हो, स्ट्रिक्ट हो, डिसीजन मेकिंग खुद करता हो, पढ़ा लिखा हो, तो
उसको कौन सी लीडरशिप फॉलो करनी चाहिए? ऑटोक्रेटिक। तो मीनिंग देखो, देखो क्या लिखा है ऑटोक्रेटिक में। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या कह रही है देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कह रही है एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर and insist that they are obeyed. He determine the policy for the group without consulting them. देख रहे हो, ऑटोक्रेटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऑर्डर देता है, इंसिस्ट करता है एम्प्लॉय को कि जो मैं बोलता हूँ उसका पालन करो, और वो खुद ही पॉलिसी बनाता है और उनको अपने एम्प्लॉय से कभी भी डिस्कस नहीं करता। इस स्टाइल को बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी है ना आपके एग्जाम में, लास्ट ईयर से एप्लीकेबल हो चुका है। दिस स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड, बोलो क्या? बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ये लीडरशिप कब अच्छी है और ये लीडरशिप कब बेकार है, कब फॉलो करना चाहिए और कब फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो एडवांटेज देखो, पहला है इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी। अगर आपको टाइम बचाना है, ज़्यादा किसी की सुननी नहीं है, तो आपके लिए लीडरशिप बेटर है, राइट। क्विक डिसीजन मेकिंग लेनी है, आपको लगता है सबसे पूछेंगे टाइम की बर्बादी होगी, लोग अपने मन की मानेंगे, तो इससे बढ़िया है कि ऑटोक्रेटिक फॉलो करो। सेटिस्फैक्ट्री वर्क है, आप अपने खुद के बॉस हो, जब आपको लगता है कि दूसरे को सेटिस्फाई करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो आप ऑटोक्रेटिक फॉलो करो। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय, देख रहे हो, नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड। अगर मुझे पता चल गया कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेस एजुकेटेड है, तो बताओ उनको मैं उनकी बात मानूंगा? तब तो मैं अपनी चलाऊंगा। तो अगर आपके एम्प्लॉई, आपके सबऑर्डिनेट्स कम पढ़े लिखे हैं, तो आपको कौन सी स्टाइल फॉलो करनी चाहिए बताओ? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्लियर यहाँ तक? डिसएडवांटेज पे आ जाओ, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखते हैं इस लीडरशिप स्टाइल की। देखो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर आप अपनी अपनी चलाओगे, एम्प्लॉय को कुछ मौका नहीं दोगे, तो एम्प्लॉय कैसा फील करेगा? लेस मोटिवेटेड, समझ रहे हो? तो एम्प्लॉय मोटिवेशन फील नहीं कर सकता, ये इस स्टाइल की एक लिमिटेशन है। एजिनेशन है, ये एजिनेशन बाय एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय में कैसी भावना आएगी? हीन भावना आएगी। हीन भावना मतलब जैसे सिंपल सी बात है, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और आपको बोलूँ कि जो मैं बोलूँगा वही करना है, जैसे पढ़ाऊँगा वैसे पढ़ाना है, तो आपके मन में क्या आएगा बताओ? एजिटेशन आएगा, समझ रहे हो? पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी, यहाँ हो सकता है कि मैं अपने रिलेटिव को काम कराऊं उनसे पूछ के, लेकिन बाकियों से काम कराऊं जैसे अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे लीडर जो है पार्शियलिटी कर सकता है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की जब सरकार बने तो सारे गांधी जिनके नाम में लगा है वो मंत्री बन जाएं, और जिनके नाम में गांधी नहीं लगा वो मंत्री ना बने। तो ऐसी शायद पार्शियलिटी हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसमें ये लिमिटेशन है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी हो सकती है। अब सूटेबिलिटी देखते हैं, ऑटोक्रेटिक की सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब ये पढ़ना है कि ये लीडरशिप स्टाइल सूटेबल कब है, कब इसको फॉलो करना चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं सूटेबिलिटी। इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप, एग्जाम में जब केस स्टडी आती है तो इस तरीके से आती है कि सूटेबिलिटी पूछता है। केस स्टडी जब आएगी तो आपसे सूटेबिलिटी पूछ के फिर पूछेगा, राइट। चलो, क्या है सूटेबिलिटी? जब लीडर कैसा हो बताओ? नॉलेजेबल हो, पढ़ा लिखा हो, तब ये स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, राइट। जब टाइम कम हो, जब टाइम बहुत कम हो, तो ये स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। जब आपके सबॉर्डिनेट्स, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अनएजुकेटेड हों, तो ये फॉलो करना चाहिए। और जब सबॉर्डिनेट इनएक्सपीरियंस हो, मतलब उनको काम का तजुर्बा ना हो, तो ये स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। तो कुल मिला के हर जगह क्या है, एम्प्लॉयज़ सही नहीं है और आप अच्छे हो, टाइम कम है, तो आपको कौन सी स्टाइल फॉलो करनी चाहिए बताओ? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट स्टाइल पार्टिसिपेटिव बोल सकते हो या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोल सकते हो। इसमें क्या होता है देखो, इस स्टाइल में क्या होगा? डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। यहाँ पे क्या आ गया? कंसल्टेशन आ गया। आप पूछ रहे हो लोगों से, पहली बात।
एंड वर्क आउट द पॉलिसीज विद एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप। और आप पॉलिसी तभी बनाते हो जब लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। जैसे मान लो आपको 21 डे का लॉकडाउन करना है, जैसे मान लो आपको 21 डेज का लॉकडाउन करना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बताओ? आप अपनी टीम से, आप पब्लिक से ओपिनियन लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन अगर ऑटोक्रेटिक होती तो आप ऐसे कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं? वी ऑलवेज कंसल्ट विद आवर सबॉर्डिनेट्स विद द टीम एंड देन अप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन। इसको दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हमारे पास ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव को दूसरा नाम क्या है बताओ? ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। ये ऑटोक्रेटिक का अपोजिट हो गया। इसका डायग्राम देखो आप, पूछ के किया जा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज डेमोक्रेटिक के। करें स्टार्ट। देखो एडवांटेज, देखो पहला एडवांटेज है इम्प्रूव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स जॉब। देखो वहाँ पे क्या हो रहा था? एम्प्लॉय मोटिवेट फील नहीं कर रहा था, समझ गए? पहला पॉइंट याद करो उसका। डिसएडवांटेज जो ऑटोक्रेटिक की होंगी वो इसकी क्या बन जाएंगी बताओ? एडवांटेज बन जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे पढ़ना होता है। वहाँ पे एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इम्प्रूव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स जॉब। अब आपको काम करने में मन लगेगा। दूसरा, दूसरा क्या है? यूजिंग द स्टाइल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। क्या लिखा हुआ है? यूजिंग दिस स्टाइल इज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब इस स्टाइल को अप्लाई करने से सबका भला है। सबका मतलब एम्प्लॉय का भी, कंपनी का भी और बॉस का भी भला है, क्योंकि आप पूछ के डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। कल के दिन अगर मान लो चाइना पे हमें अटैक करना है और मोदी खुद ही डिसाइड कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोदी ने चाइना पे अटैक करना था नहीं करना, सबसे पूछा, अपोजिट पार्टी से ही पूछा, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा था, डेमोक्रेटिक लेना था। हाई मोरल, हाई मोरल, एम्प्लॉय का मोरल हाई हो सकता है, समझ रहे हो? वहाँ पे मोटिवेशन नहीं था, मोरल हाई। और क्रिएट मोर एफिशिएंसी, जब वर्कर मिल के काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब डिसएडवांटेज देखो डेमोक्रेटिक की। डिसएडवांटेज कहती है, पहला डिसएडवांटेज है रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स। देखो पहली बात यह है कि आप इस स्टाइल को तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास एम्प्लॉय कैसे होंगे बताओ? एजुकेटेड। जो आपके पास एम्प्लॉय कैसे होंगे? एजुकेटेड। दूसरा, डिले हो सकता है, ये डिसएडवांटेज है। वहाँ पे डिले नहीं हो रहा था, लेकिन आप अगर डेमोक्रेटिक फॉलो करोगे तो डिले होगा, क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स। हो सकता है आपका जो मैनेजर है, जो आपके टॉप लेवल पे काम करता है, या आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, वो हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हो, समझ रहे हो? अकाउंटेबिलिटी ना लेते हो। मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया था ना, बाय वन गेट टू। क्या याद करो? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीन चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर इसमें बैलेंस बिगड़ेगा ना तो फिर मिसयूज हो जाएगा। ज़्यादा पावर दोगे तो काम नहीं हो पाएगा, ज़्यादा काम दे दोगे, पावर कम दोगे तो भी काम नहीं हो पाएगा। तो हमें ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इसकी भी हम क्या देख लेते हैं बताओ? सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या है? देखो अब ये कब सूटेबल है? सूटेबिलिटी व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड। सबसे सिंपल सी बात है, जब आपके ग्रुप मेंबर्स कैसे हैं? स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। देखो वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे क्या था? एजुकेटेड, जब बॉस हो। और यहाँ पे कब फॉलो कर रहे हो? जब आपके मेंबर्स कैसे हो? स्किल्ड हो, यानी पढ़े लिखे हो। जब आपके पास टाइम क्या हो बताओ? वहाँ पे टाइम कम था, यहाँ पे क्या है? प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास, समझ गए? तीसरा पॉइंट है लीडर वांट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग। लीडर वांट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? जहाँ पे खुद ऐसा लीडर है, वो चाहता है कि मेरे सभी लोग मेरे डिसीजन में क्या करें? पार्टिसिपेट करें। अगर उसके पास ये थिंकिंग है तो वो क्या फॉलो करेगा बताओ? और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। यहाँ तक बताओ। फ्री रेन और लेजर फेयर लीडरशिप क्या कहती है? देखो अब इसमें क्या है, डायग्राम इसमें, हाँ है, डायग्राम दिख रहा है आपको? देख रहे हो कितने आराम से बैठा है बंदा? आराम से बैठा है, इसका मतलब ये नहीं काम नहीं है इसके पास। इसने काम को ऐसे बांट दिया है कि इसके पास प्रेशर कम हो गया है।
मतलब इसने पूरी ऑटोनॉमी, पूरी स्वतंत्रता अपने एम्प्लॉय को दे दी है कि भैया जैसे काम करना है करो, ना टेंशन लो ना दो। लेकिन ये स्टाइल कब फॉलो होती है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, फ्री रेंज लीडरशिप कहता है, अ फ्री रेंज लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट्स, पूरी स्वतंत्रता दे दी है अपने सबॉर्डिनेट्स को। सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, इट मींस नो इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स। देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर कट है, कोई परेशान नहीं करूंगा, रूल बना दिया है, फॉलो करो, जब काम हो जाए मुझे बता दो। नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, समझ रहे हो, आप सबॉर्डिनेट्स हो, आप बिल्कुल आराम तरीके से काम करो। फ्री रेन लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट्स, सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, इट मींस नो इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स। क्लियर, मीनिंग क्लियर हो गई, आगे चलें। चलो एडवांटेज पे आ जाओ। एडवांटेज देखो, पहला क्या है, पहला एडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स। अब देखो, इतनी फ्रीडम दोगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का क्या है, देखो हाई लेवल लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ मोरल ऑफ द एम्प्लॉय नहीं है, मोटिवेशन सिंपल नहीं है, यहाँ पे लिखा हाई लेवल। अब एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या है, हाई है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज। अब यहाँ पे एम्प्लॉय क्या फील करेगा, मोर एंड मोर डेवलपमेंट, मोर एंड मोर एक्सटेंसिव, उसको ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसको ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है। समझ आ रही है, यहाँ एडवांटेज क्लियर हो गए। चलो डिसएडवांटेज देखते हैं, करें डिसएडवांटेज। नहीं होता होगा तुम्हारे डिसएडवांटेज ऑफ फ्री रेन लीडरशिप क्या है, देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट इन कॉपरेशन। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कॉपरेट ना होने पाए, सबसे पूछने के चक्कर में काम बहुत लग जाए, टाइम बहुत लग जाए, डिले हो जाए, समझो ज्यादा ही दोस्ती यारी क्रिएट हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर पोस्ट। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी पोस्ट ही खत्म हो जाए, खत्म मतलब आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। अब देखो ना, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ अपने आप को म्यूट करो, मेरी क्लास में ऐसे मत करो, ज्यादा फ्रीडम दे दूंगा तो क्लास में क्या हो जाएगा बताओ, मेरी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये लीडरशिप खतरनाक हो सकती है जब आपको पोस्ट का खतरा हो, आपको अपनी वैल्यू भी तो बनानी है कंपनी में। तीसरा है सूटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड। देखो पहले में था जब बॉस पढ़ा लिखा हो, दूसरे में था जब एम्प्लॉय पढ़े लिखे हो, और यहाँ पे तीसरे में क्या लिखा है बताओ, जब हाईली एजुकेटेड हो तब मैं फ्रीडम दे पाऊंगा। क्लियर है, छोटी मोटी फ्रीडम तो दे सकता हूँ, लेकिन जब आप पढ़े लिखे होंगे अच्छे खासे, तब मैं आपको काम सौंप दूंगा कि आप अपना काम आराम से करते रहो। अब इसकी सूटेबिलिटी देखें, सूटेबिलिटी, चलो सूटेबिलिटी की बात करते हैं। सूटेबिलिटी क्या है, तीन सूटेबिलिटी है इसकी। व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड, बिल्कुल सही बात है, जब आपके फॉलोअर पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आपकी बात मानते हो तो ये फॉलो करो। व्हेन फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क, जब फॉलोअर्स कैसे हो, उनको अपने काम पे क्या हो, समझ रहे हो, काम पे उनको प्राइड हो, लगता हो हमें काम बहुत अच्छा दिया गया है, उनको अच्छा लगता हो काम। और तीसरा है फॉलोवर्स आर ट्रस्टवर्दी, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, विश्वास कर सको, वरना तो कंपनी को ले डूबेंगे। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हमें फॉलो करनी चाहिए लेजर फेयर लीडरशिप स्टाइल। दिस इज इट ऑफ लीडरशिप। इसके बाद डिफरेंस है हमारे पास लीडरशिप स्टाइल का, ये आप सेल्फ पढ़ के डाउट पूछेंगे जो भी आपके पास बुक होगी, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे, लीडरशिप स्टाइल का डिफरेंस।